चलो, पिछले दिन तक हम लोगों ने बात किया था किस चीज का, वर्क डन का। वर्क डन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जो फॉर्मूला क्या था कि जो अपना वर्क डन था, ये इसके बारे में आपको एक ही बात मैंने बताया था, क्या कि जो आपका वर्क डन होगा वो किसके बराबर में, फोर्स और इनटू क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। ये वैसा डिस्प्लेसमेंट होगा जो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें, फोर्स में। इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें होगा, फोर्स में। जिधर फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट उधर ही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, क्या, W इक्वल टू कितना, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है, तो इसी को क्या लिखे थे, W इक्वल टू एफ डॉट कितना, एस के बराबर में। हम लोग बात किए थे क्या, जीरो वर्क डन का। कहते हैं आपको कि वर्क डन जीरो होगा कब, तो अगर पहला, अगर फोर्स जीरो हो जाए वर्क डन कितना हो जाएगा। दूसरा मैं बताया था कि अगर फोर्स लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, अब भी वर्क डन कितना होगा। और तीसरा मैं बोला था क्या कि यदि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, तब भी क्या कहेंगे, वर्क डन को जीरो। इतनी बातों पर चर्चा की थी। फिर मैंने आपसे बात की थी क्या, पॉजिटिव वर्क डन। बात की थी किस चीज की, पॉजिटिव वर्क डन की। पॉजिटिव वर्क डन में मैं आपको क्या बताया था कि अगर थीटा एक्यूट एंगल हो तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों कि जीरो से लेके 90 डिग्री तक में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्स जिधर है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो अगर फोर्स पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा, दोनों का प्रोडक्ट कैसा। और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हो जाए तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा, दोनों का प्रोडक्ट कैसा। लेकिन अगर कॉस थीटा पॉजिटिव रहे तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू जो है, अगर थीटा का वैल्यू जो है तो हो जाए क्या, थीटा का वैल्यू हो जाए क्या आपका 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से क्या कम, तो इस केस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, और आपका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। वेक्टर की कुछ बातों को आप लोग एकदम याद रखेंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग कम से कम फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे वेक्टर में। यहां पर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का बहुत यूज होने वाला है। मैं क्या बोला था कि यदि एक वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर b जो है कितना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस कितना, z2 k कैप। तो हम लोग जो a डॉट बी लिखते हैं, ये a डॉट बी कितना लिखते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस कितना, z1। ये a डॉट बी का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि यदि दो वेक्टर हो। दूसरा बात कि जो a डॉट बी होता है ये होता है किसके बराबर में, ए बी कॉस थीटा के बराबर में। अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें तो ए डॉट बी और बाई कितना लिख सकते हैं, ए बी। ए जो है सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी जो है वो क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ही ए बोलते हैं, जो कितना हो जाएगा, रूट अंडर x1 x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस कितना, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है वो बी के बराबर में होता है, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि वर्क डन निकालने के लिए आप इसी दोनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो एफ डॉट एस, और अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया रहेगा तो एफ एस कॉस थीटा का। लेकिन वर्क डन निकालने से पहले जैसे ही बोला जाए आपको कि वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या, कि वर्क डन जो हमको निकालना है वो वर्क डन निकालना है किसके द्वारा, बाय व्हिच फोर्स, कौन से फोर्स के द्वारा आपको वर्क डन निकालना है, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है।
शुरू करते हैं एक छोटा सा सवाल लेकर के और बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको बस ये याद रखना है एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस और ए डॉट बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं कि हमारे पास सपोज करिए क्या कि एक बॉडी दिया हुआ है, एक बॉडी दिया हुआ है कुछ ऐसा, और ये बॉडी ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। इस ग्राउंड लेवल पे ये बॉडी रखी हुई है। इस ग्राउंड लेवल पे कह रहा है क्या कि इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया गया और ये फोर्स जो है आपका, ये जो फोर्स है आपका, ये F इक्वल टू है कितने का? 20 न्यूटन का। क्या समझ में आ रहा है? कितने का है? 20 न्यूटन का। इस बॉडी का मास कह रहा है कितना है? 5 kg। और इस बॉडी पर जो फोर्स लगाया गया तो इस फोर्स के कारण ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के थोड़ी देर के बाद जो पहुंच गई ये बॉडी, ये पहुंच गई कहां पर? कहीं यहां मान लेते हैं, ठीक ना। ये बॉडी जहां पहुंच गई उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? कहीं यहां पर पहुंच गई। और इस जगह का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बॉडी का, इस जगह का जो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेंगे क्या? मान लो यही बॉडी है, ठीक ना। यह है कितने का? 5 kg का। इस सरफेस के बारे में क्या कह रहा है? इस सरफेस का जो फ्रिक्शनल कांस्टेंट है म्यू इक्वल टू ये है कितना? 0.2। और बॉडी जो डिस्प्लेस्ड हुई है यहां से यहां तक में, ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है कितने का? 10 मीटर का। तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय पहला क्या? अप्लाइड फोर्स, कि जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है उसके द्वारा वर्क डन कितना है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटी के द्वारा कितने का वर्क किया गया। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया। और चौथा में आपसे पूछा जाएगा क्या कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। एक एक करके हम लोग सवाल को लेकर के आगे चलेंगे, आप सीखेंगे बखूबी। तो देखो कि सबसे पहला काम क्या पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। हम लोग जो इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो कितने का फोर्स लगा रहे हैं? अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन का। अब देखना ध्यान से कि ये रहा हमारा मान लो कि बॉडी, और इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया किधर की तरफ? इधर की तरफ। कितने का? 20 न्यूटन का। इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो भी किधर की तरफ हुई है? आगे की तरफ हुई। आगे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है? एस इक्वल टू कितने का? 10 मीटर का। फोर्स कितने का लगा? अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई? 10 मीटर की। देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसमें है? सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो भाई वर्क डन का अपन ने फॉर्मूला कितना पढ़ा है? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स के जगह पर कितना? 20, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर कितना? 10, और कॉस थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा? 20 गुने 10 गुने कॉस 0 का वैल्यू कितना? ये कितना हो गया? 200 जूल। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखिएगा कि जो हमारा दूसरा सवाल है वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का, ये रहा हमारा बॉडी। इस बॉडी का मास कितने का दिया हुआ है? तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितने का लगेगा? किधर की तरफ? नीचे की तरफ। कितने का भाई? 5g का। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? आगे की तरफ। कितने का हुआ है डिस्प्लेसमेंट? एस इक्वल टू कितने का? 10 मीटर का। ये देख लो बॉडी किधर गई, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा? नीचे। अब देखो कि इस दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है कितने का? हम लोग क्या पर हैं? W इक्वल टू कितना? एफ एस कॉस कितना? फोर्स लगा कितने का? डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? कॉस थीटा के जगह पर कितना? कॉस 90 का वैल्यू कितना होता? 5g इंटू 10 इंटू 0, और ये सारा मिलके हो जाएगा कितना? 0 जूल। मैंने आपको कभी पढ़ाया था
कि जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि तीसरा क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। हम लोग निकालते हैं बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, और बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में तुम देखो कि जो तुम्हारा बॉडी है इस पर नीचे की तरफ लग रहा है कितने का फोर्स, 5G, और सरफेस के कांटेक्ट में है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। इस पर आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितने का, 20 न्यूटन का, और पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स कितने का लग रहा है, F। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स हमको निकालना है। ये बात बताइए आप कि ये जो बॉडी है ये ग्राउंड पर रखी हुई है तो ये यहां से ऊपर या यहां से नीचे आएगी क्या, वाई डायरेक्शन में इसमें किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी पर जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो मेरे भाई ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स तुमको कितना दिख रहा है, हम लोग देखेंगे क्या कि इन वाई डायरेक्शन जो है, इन वाई डायरेक्शन एक्सीलरेशन इक्वल टू है कितना, 0। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट 0 का मतलब जितना ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ। अगर जी का वैल्यू ले लेंगे 10 तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब सवाल है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, म्यू एन। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितने का आया है, ये आपका आ जाएगा कितने का, 10 न्यूटन का। फ्रिक्शनल फोर्स कितने का आ गया, 10 न्यूटन का। अब सवाल है ये कि देखो कि अगर बॉडी पर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं आगे के तरफ तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। बॉडी मूव कर रहा है किधर, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। अब जरा सा देखिएगा ध्यान से कि इसी सवाल में अगर हम लोग देखें तो भाई बॉडी मूव किया आगे की तरफ, एस इक्वल टू कितना, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगा, एफ इक्वल टू कितने का, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितने का है, थीटा बराबर कितने का है, 180 डिग्री का। अब हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स का बात करें तो कितना पड़े हुए हैं, एफ एस कॉस, फ्रिक्शन फोर्स कितने का, डिस्प्लेसमेंट कितने का, कॉस थीटा की जगह पर कितना, 10 कितना हो गया, कॉस 180 का वैल्यू कितना कितना हो गया, 100 जूल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, 0 से 90 के बीच में वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन जब थीटा का वैल्यू बदल के 90 से ज्यादा हो गया तो वर्क डन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ये चीज आपको देखना था। वैसे भी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बॉडी अगर डिस्प्लेस कर रहा है आगे तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, पीछे। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही एक दूसरे के किस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो थीटा हो जाता है क्या, कि थीटा हो जाता है कितने का, 180 डिग्री का। और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा, ये हमेशा ही क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज कैसा, ऑलवेज कैसा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चौथा सवाल जो है आपका ये क्या निकालना है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। आप ध्यान से देखिएगा कि ये है आपका बॉडी, आगे की तरफ गया, डिस्प्लेसमेंट कितने का, नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन कितने का लग रहा है ये भी हमने निकाला हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन कितने का लग रहा है, 50 न्यूटन का। तो भाई फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, और दोनों के बीच का एंगल भी पता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अगर हम लोग वर्क डन का बात करें कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस, फोर्स कितने का, डिस्प्लेसमेंट कितने का, कॉस, और थीटा की जगह पर कितना डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सारा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, मिला जुला के आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशन और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालना ही नहीं था। यहाँ पे आप जैसे ही देखें कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है, सीधे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आपको केस ही पढ़ाया गया है क्या, कि भाई अगर कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा,
90 डिग्री। और जब cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में अगर cos थीटा का वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो वर्क डन कितना मिल जाएगा। और cos थीटा का वैल्यू 0 कब मिल रहा है, जब थीटा कितना डिग्री पे हो। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आपको जब भी दिख जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो आपको बिना सॉल्व किए हुए लिख देना है क्या कि वर्क डन कितने का हो जाएगा, 0 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उस सारे कहानी में आपका जो फोर्स था वो फोर्स था कैसा, कांस्टेंट फोर्स। फोर्स बदल नहीं रहा था। लेकिन जरा सा सोचो कि अगर तुमको दे दे क्या, F बराबर 2x x स्क्वायर। अब x इक्वल टू 0 रखोगे तो F इक्वल टू कितना मिलेगा, x इक्वल टू 1 रखोगे तो F इक्वल टू कितना मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखोगे तो F इक्वल टू कितना मिल जाएगा। जैसे जैसे x डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है फोर्स भी क्या हो रहा है, अब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। क्या है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो भैया जब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो इसके लिए काम कैसे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके लिए काम कैसे करना पड़ेगा, तो हम लोग अब सीखने वाले हैं क्या, हम लोग सीखने वाले हैं क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय क्या चीज, वेरिएबल फोर्स। और इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए आपको इंटीग्रेशन का आना मस्ट है कि आपको जो इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है किसी समय में वो आपको याद रहे। बात समझ में आ रहा है। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको वर्क डन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए कि वर्क डन अगर वेरिएबल है तो भाई कोई चीज अगर वैरी कर रहा है तो किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो पार्टिकुलर टाइम के लिए ये चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो कि मैं रैंडम कोई सा नंबर में बोलता रहूं अपने मुंह से, और तुम किसी समय बोले स्टॉप, तो मैं वैरी कर रहा हूं क्या, लगातार क्या कर रहा हूं, मैं वैरी कर रहा हूं, मैं अलग अलग नंबर बोल रहा हूं, मेरे में क्या हो रही है, वेरिएशन आ रही है। लेकिन तुम किसी पार्टिकुलर टाइम पे मुझे रोक दिए तो उस समय में मेरी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब कि बहुत छोटे से टाइम के लिए वेरिएबल क्वांटिटी को भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि लेट अ वेरिएबल फोर्स आपका जो है, सो कोई सा वेरिएबल फोर्स है, लेट अ वेरिएबल फोर्स ऑफ एक्स ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर क्या क्या एक्ट किया, एंड एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम x1 टू x2। मान लेते हैं क्या कि कोई वेरिएबल फोर्स f है जो x पर डिपेंड कर रहा है। तुम लोग मैथ्स पढ़ते हो कि नहीं, मैथ्स पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल वगैरह तो पढ़े हुए होंगे। ऐसे लिखा हुआ तो fx, इसका मतलब क्या हुआ कि f इज अ पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x। मतलब कि जो तुम्हारा फोर्स रहेगा वो कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 2x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सपोज करो x के अलग अलग वैल्यू के लिए फोर्स का भी वैल्यू कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। तो ये कोई सा वेरिएबल फोर्स है जो x के टर्म में, इसका मतलब यही समझना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फोर्स किसी बॉडी पर लगा और इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया क्या, x1 से x2 तक। तो अब हम लोग वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू एफ कॉस थीटा नहीं लगाएंगे। क्यों कि ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी सही है जब आपका फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट हो। देखो पिछले सवाल में कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स का बात करें तो ये हमेशा ही 10 न्यूटन है, फिक्स वैल्यू है, ये बदल नहीं रहा है। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन का बात करें तो ये हमेशा ही कितना है, 15 न्यूटन है, ये बदलेगा नहीं। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का तो ये 5G हमेशा ही कांस्टेंट। अप्लाइड फोर्स हमेशा ही क्या, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब फोर्स क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
फोर्स क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट द वर्क डन, let the work done by the force, let the work done by the force for an small displacement, for an small displacement की अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बात करें dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटे से चेंज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैं आपको बार बार ऐसे आपको मैं समझाता हूं कि आप सोचिए कि किसी आदमी का बिजनेस है क्या, y इक्वल टू dx या x dx, x इसकी क्या है, पूंजी है, और dx इसका क्या है, चेंज है, रेट चेंज है। तो अगर मेरी पूंजी ज्यादा होगी तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो भी क्या होगा, ज्यादा, और अगर मेरी पूंजी छोटी रहेगी तो प्रॉफिट या लॉस भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत छोटे टाइम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट में काम भी कैसा होगा, बहुत छोटा सा काम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है, इस वर्क डन को हम लोग कितना मान लेंगे, dw, और dw इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहें तो dw इक्वल टू कितना लिखेंगे, f डॉट कितना dx, fs पढ़े हुए कि नहीं, dw इक्वल टू कितना लिखेंगे, f डॉट dx, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि जो हम लोग वर्क डन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, f डॉट x, f डॉट s क्या था, s डिस्प्लेसमेंट, यहां भी dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा f, डिस्प्लेसमेंट हुई dx, छोटा सा काम हुआ तो f डॉट कितना लिखेंगे, dx। बात समझ में आया कि नहीं? अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई भाई तो देखो, तो फोर्स भी लग रहा है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है किस डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू कितना, ये बताओ कि इस dw को f dx cos कितना लिखेंगे, f डॉट dx को f s cos थीटा लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट dx और थीटा की जगह कितना, 0 डिग्री। ये बताओ कि ये जो dw हो जाएगा तुम्हारा, ये कितने के बराबर में हो जाएगा, f dx के बराबर में, और f dx के बराबर में हो गया तो भाई तो छोटा सा वर्क डन निकला, छोटे से डिस्प्लेसमेंट। अब हमको आना है कहां से कहां तक, हमको आना है कहां से कहां तक, x1 से लेकर के कहां तक, x2 तक, x1 से लेकर के कहां तक, x2 तक। कोई छोटा छोटा कदम हम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन x1 से x2 तक में अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, और टोटल वर्क डन, कि अगर टोटल वर्क डन का बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां है पोजीशन आपका क्या, x1, और यहां पर है आपका पोजीशन क्या, x2। छोटा सा dx लिए, वर्क डन आया कितना, dw, फिर छोटा सा dx लिए, फिर छोटा सा dx लिए, इस तरीके से करते 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 हम कहां पर पहुंच गए, हर dx में हमको कितना काम करना पड़ रहा है, dw dw dw, है कि नहीं? अब इस सारे dw को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं? और इस dw को ऐड करने का जो तरीका है तुम्हारे पास, वो क्या है तरीका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, किधर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, देखो जरा सा, इधर था तुम्हारा dw तो इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw, और इधर था क्या तुम्हारा इंटीग्रेशन f, और साथ में क्या dx। जरा सा ध्यान देना मेरे साथ कि जब था पार्टिकल तुम्हारा x1 पे, जब पार्टिकल था कहां, तो शुरू में मैंने काम कितनी करी थी, शुरू में मैंने काम कितनी करी थी, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब मैं यहां से पहुंच गया कहां पे, जब मैं यहां से चलते 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 पहुंच गया कहां पे, x2 पे, तो इस समय में जो w2 मेरी हो गई, ये w2 कितने के बराबर में हो गई, यहां 0 काम किया था w1 शुरू में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरी काम बढ़ती गई, और लास्ट में कितने काम हुए, w। इंटीग्रेशन में भैया लिमिट भी लगाना पड़ता है, तो लिमिट किस में लगाते हैं, हमेशा वेरिएबल के टर्म में, और वेरिएबल कौन होता है, जो डी के साथ लगा हुआ।
वेरिएबल कौन होता है? जो डी के साथ लगा हुआ है। जरा सा ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी के साथ कौन लगा हुआ है? डब्ल्यू, मतलब वेरिएबल कौन है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू कहां से कहां तक गया है? जीरो से लेकर के कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? जीरो से, इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ, साथ में कितना? dx। यहां डी के साथ कौन लगा हुआ है? x, मतलब वेरिएबल कौन है? और x में हम कहां से कहां तक गए? x1 से, मतलब कि यहां पर लिमिट कितना लगेगा? x1 से लेकर के x2 तक। अब जरा सा ध्यान देना कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? w कहां से कहां तक? जीरो से लेकर के, इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक, और f, और साथ में कितना? dx। और देखिएगा कि अगर यहीं से बात को थोड़ा सा बढ़ाएं, तो पहले क्या करते हैं? अपर लिमिट पुट करते हैं। तो w की जगह w पुट करेंगे तो कितना रह जाएगा? माइनस। w की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक, f, और साथ में कितना? w माइनस w हो गया जीरो, इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक, और साथ में कितना? f dx। यही हो जाएगा किसका फॉर्मूला? यही हो जाएगा किसका फॉर्मूला? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा, याद रहेगा कि कितना? w इक्वल टू x1 से x2 तक f dx। मैं आपको एक और चीज बताया हुआ हूं कि कोई भी फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के लिए वैलिड हो, वो हमेशा ही वैलिड होता है, चाहे कांस्टेंट रहे चाहे वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये देखो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो ये जो है सो कोई वेरिएबल के लिए नहीं होगा, ये हमेशा ही क्या हो जाएगा? वैलिड। तुमको याद क्या रखना है? w इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 तक कितना? f dx। बात समझ में आ रहा है? एक आध छोटा छोटा सवाल करके देखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक आध छोटा छोटा सवाल करने से पहले एक बार मैं आपको इंटीग्रेशन दिखा देना चाहता हूं। तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते? तो कुछ फॉर्मूला था हमारे पास, क्या? पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू कितना? सब में प्लस c लिखते थे, लेकिन इसको हमको ध्यान में नहीं रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा बात, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n, साथ में कितना? dx। पावर को एक बढ़ाना था और उसी से क्या करना था? डिवाइड करना था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला नंबर तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स x टू द पावर n, साथ में क्या? dx। k क्या है? कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, इसमें हम लोग कांस्टेंट को क्या करते थे? इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा? x टू द पावर n, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेरे पास ऊपर है। अगला बात में क्या बताया था कि इंटीग्रेशन अगर अलग अलग टर्म रहे, u प्लस v प्लस w प्लस और भी कुछ, या माइनस में रहे, साथ में क्या रहे? dx, तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। कितना? इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx प्लस इंटीग्रेशन w dx प्लस डॉट 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 जो भी रहे, और अगर यहां माइनस का साइन रहेगा तो यहां पर क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। इतना बेसिक चीज मैंने आपको सिखाया था। अब आपके मन में होगा क्या? आपके मन में होगा क्या कि ये अपर लिमिट और ये लिमिट, लोअर लिमिट का जो आप बात कर रहे हैं, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है सो ये क्या चीज है? बात समझ में आ रहा है? तो देखो छोटा छोटा हम एग्जाम्पल लेकर के तुमको दिखा रहे हैं, तुम तुरंत सीख जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लो कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर dx, और ये लिमिट दिया हुआ है कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। सपोज करिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो तो ये एक्स एक्स स्क्वायर कैसा दिख रहा है? x टू द पावर n। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करना है? पावर को एक बढ़ा देना है और उसी से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो मेरे भाई जब पावर को बढ़ा देंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर से पावर को एक बढ़ाएंगे तो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा? और उसी से क्या करना है? अब लिमिट है तो लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके, अब x के जगह पहले अपर लिमिट पुट करिए। तो अपर लिमिट पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, और भाई कितना? x के जगह अपर लिमिट के जगह 2 पुट कर दिए, माइनस का साइन डालिए और x के जगह अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। 0 का क्यूब बाई कितना? 0 का क्यूब 0, और 0/3 कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 8, और बट्टा कितना? वही क्या हो गया आपका? बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा चीज आप देखिए, अगर दिया हुआ है कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ
3x² प्लस 2x प्लस 5, साथ में कितना दिया हुआ है dx, इंटीग्रेशन दिया हुआ है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो देखो तो प्लस में है, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अब उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एक लाइन में काम करना है। 3 कांस्टेंट है बाहर, x² है, पावर 1 बढ़ाएंगे और उसी से क्या करेंगे, कोई दिक्कत, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दिए, 2 है, 2 डाल दिए, कांस्टेंट है, x का पावर कुछ नहीं मतलब कितना, पावर 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, उसी से क्या करना है प्लस, 5 कांस्टेंट है 5, और साथ में ये dx है, तो dx का इंटीग्रेशन कितना, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये कितना बचा x³ प्लस x² प्लस कितना 5x, कहां से कहां तक, 0 से। अब मैं क्या बोला हूं कि x के जगह अपर लिमिट पुट करिए, तो अपर लिमिट है कितना, x के जगह पुट करोगे 1³ प्लस 1² प्लस 5 इंटू कितना, अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस का साइन डालिए, अब x के जगह क्या पुट करिए, लोअर लिमिट, 0³ प्लस 0² प्लस 5 इंटू कितना, ये देखो कितना हो गया 1 प्लस 5 और माइनस ये पूरा कितना, तो ये कितना हो जाएगा 7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटीग्रेशन का बेसिक रूल यही है। आप बस इतना याद रखें कि फिलहाल पावर 1 बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि उसको क्वेश्चन कैसे करना है। तो कहेगा क्या कि अ फोर्स ऑफ F इक्वल टू 5x4 minus 3x² acts on a body and displaced it from x equal to 0 to x equal to 2 meter. Then find the work done by the force. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। जरा सा देखो ध्यान से, तो ये जो हमको फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला है अपने पास, W इक्वल टू इंटीग्रेशन F, साथ में कितना, कहां से कहां तक, x1 से, कोई आपत्ति क्या? W इक्वल टू अगर लिखना है इंटीग्रेशन x1, शुरू में बॉडी कहां पर थी, बाद में बॉडी कहां पर पहुंच गई, ऊपर, उसके जगह पर कितना है 5x4 और माइनस कितना 3x और dx के जगह पर कितना, अब तो ये इंटीग्रेशन बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटीग्रेशन कैसे करना है भाई? तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, W इक्वल टू 5 के जगह 5, x का पावर है कितना, 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, उसी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिए, 3 की जगह 3 कांस्टेंट है, x² है, अगर पावर 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, और उसी से क्या करना है, लिमिट कहां से कहां तक लग रहा है, 0 से लेकर के कहां तक का, देखो 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, जो हमारा वर्क डन निकल के आ रहा है, वर्क डन कितना आ रहा है, x टू दी पावर 5 माइनस x³ कहां से कहां तक, 0 से लेके। अब क्या करना है, पहले x के जगह अपर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट है कितना, कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 और माइनस 2 का पावर माइनस, x के जगह लोअर लिमिट पुट करना है, 0 का पावर 5 और माइनस 0 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5, 32 माइनस 8 और माइनस ये कितना, ठीक है, 32 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 जूल हो गया क्या आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? अभी तक आप देखिए कि जो आपका फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स किसमें, एक ही डायरेक्शन में, एक्स में। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही साथ फोर्स 2 डायरेक्शन में लगे, एक्स में भी लगे, वाई में भी लगे, जेड में भी लगे? कैसे? सपोज करो कि हम F इक्वल टू लिखें 2xi कैप प्लस 3y² j कैप और प्लस 4z³ k कैप। अब ये फोर्स i कैप मतलब x डायरेक्शन में भी, j कैप मतलब y डायरेक्शन में भी, और z k कैप मतलब
तीनों डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब तीनों डायरेक्शन में लगेगा तो काम क्या करेंगे, इस काम को आपको देखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे देखेंगे? तो देखिए कि अगर इफ एफ इक्वल टू, इसका नाम मैं रखता हूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप। अब ये जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर आर इक्वल टू, ये है कितना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस कितना? जेड के कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि अगर तुमसे वर्क डन पूछा जाए तो उस आर को हम लोग क्या करें? दोनों तरफ से क्या करें? डिफरेंशिएट कर। दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर देंगे इसी के रिस्पेक्ट में, सपोज करो टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दी, तो इधर कितना हो जाएगा? डी आर बाई कितना? डी टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वाई बाई डी टी कितना? और प्लस डी जेड बाई डी टी कितना? देखो तो डी टी हर जगह है खत्म, तो बचेगा कितना? डी आर इक्वल टू बचेगा कितना? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई कितना? और प्लस डी जेड कितना? के कैप। अब देखो कि अगर हम लोग माने क्या कि मान लेते हैं क्या कि जो वर्क डन है छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर में, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा? छोटा सा। तो हम लोग सीखे हैं क्या भाई कि जो छोटा सा वर्क डन लिखेंगे डी डब्ल्यू, वो कितना लिखेंगे? एफ और डॉट कितना? वो ना पढ़े वर्क डन क्या पढ़े? डब्ल्यू इक्वल टू कितना? एफ डॉट एस। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है? एफ कितना लग रहा है? एफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डी आर। अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर हमको डी डब्ल्यू लिखना है तो एफ के जगह पर कितना है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई और प्लस एफ जेड कितना? के कैप। डॉट है तो डॉट, और डी आर के जगह पर कितना है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड कितना? के कैप। ए डॉट बी है। ए डॉट बी मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है कि ए डॉट बी हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ए डॉट बी लिखने के लिए क्या है फॉर्मूला? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1। कुछ नहीं देखना, i के साथ x1 i के साथ x2 तो x1 x2, j के साथ y1 j के साथ y2 तो प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब देखो कि अगर हमको इस बात को यहां बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं इस बात को यहां से बढ़ाना, तो इस बात को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे इस चीज को जरा सा देखिए। अगर डी डब्ल्यू लिखना है, अगर डी डब्ल्यू लिखना है आई के साथ एफ एक्स और आई के साथ क्या लिखेंगे? एफ एक्स कितना प्लस जे के साथ एफ वाई और जे के साथ प्लस जे के साथ एफ जेड और इसके साथ कितना? डी जेड। ये छोटा सा वर्क डन निकला। अब टोटल इंटीग्रेशन अगर हमको चाहिए और टोटल वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन के लिए हम लोग बात करें, टोटल वर्क डन के लिए हम लोग बात करें, तो टोटल वर्क डन के लिए बात करें तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इधर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और प्लस कितना? एफ जेड डी जेड। जरा सा ध्यान देना, मैं अभी तुमको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था कि अगर इंटीग्रेशन में u प्लस v प्लस w टाइप का कोई टर्म है तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ये बताओ कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? w इंटीग्रेशन ऑफ इसको कितना लिखेंगे? एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसको कितना लिखेंगे? और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसको कितना लिखेंगे? एफ जेड डी जेड। लेकिन कहोगे क्या कि सर आपने पढ़ाया कि इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना भी जरूरी होता है। तो सपोज करो कि पहले था बॉडी यहां पर, ये थी तुम्हारी इनिशियल कंडीशन
जब बॉडी का कोऑर्डिनेट था कितना x1 y1 और कितना z1, उस पर फोर्स लगा, बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर पहुंच गई यहां पे, और ये जो पोजीशन है तुम्हारा, ये कैसा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, जिसका नाम है कितना x2 y2 और कितना, मैंने आपको सिखाया है क्या कि लिमिट हमेशा लगाना है किसके टर्म में, वेरिएबल के टर्म में, और वेरिएबल कौन होता है, जो डी के साथ लगा हुआ, डी के साथ कौन लगा है, x, x में पार्टिकल कहां से कहां तक गया, x1 से x2 तक, y में पार्टिकल कहां से कहां तक गया, y1 से, और z में पार्टिकल कहां से कहां तक गया, z1 से z2 तक, और यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो था सर वर्क डन इन x डायरेक्शन, ऐसे ये क्या है वर्क डन इन y डायरेक्शन, और यही है क्या वर्क डन इन, अलग अलग हम लोग सारा वर्क डन निकाल लिए, और वर्क डन स्केलर है तो सबको क्या किए, जोड़ दिए, टोटल वर्क डन निकल के आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो खैर, अगर यहां तक बात समझ में आई तो इस पर एक हम लोग सवाल करके देखें तो सर ज्यादा मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक सवाल करके देखते हैं, और सवाल करके क्या देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि इफ f इक्वल टू, सपोज करो 2x i कैप माइनस 3y स्क्वायर j कैप और प्लस 2z k कैप x on a body, x on a body and displaced it from 0 0 0 to 1 2 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक फोर्स काम किया और बॉडी पहले था कहां पर, 0 0 0 पर, उसको पहुंचा दिया कहां पर, 1 2 3 पर। तो आपसे कह रहा है क्या कि देन फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस, कि वर्क डन जो है ये बताइए मुझे कि ये कितने का है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़े भाई, इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy y1 से लेकर के कहां तक, प्लस इंटीग्रेशन fz dz z1 से लेकर के कहां तक, z2 तक। देखो तो अगर हम लोग यहां से देखना चाहें सवाल से, तो fx के जगह पर fx i कैप लिखते थे, तो fx के जगह पर कितना है 2x, fy के जगह पर कितना है माइनस 3y स्क्वायर, और fz के जगह पर कितना है, fz के जगह पर कितना है 2z, x1 के जगह पर कितना है, और x2 के जगह पर कितना है, y1 के जगह पर कितना है, और y2 के जगह पर कितना है। देखो x1 x2 y1 y2 z1 z2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो z1 के जगह पर है कितना, और z2 के जगह पर है कितना भाई, डाल दो सारे का वैल्यू, वर्क डन कितना आ जाएगा देख लो, वर्क डन इंटीग्रेशन x1 यानी 0 और x2 यानी कितना, fx का मतलब कितना 2x और साथ में कितना प्लस इंटीग्रेशन y1 यानी 0, y2 यानी कितना, fy यानी कितना माइनस 3y, साथ में कितना प्लस इंटीग्रेशन z1 टू z2 fz और साथ में कितना dz। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में मैंने क्या सिखाया आपको, पावर 1 बढ़ाना है और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो भाई साहब जब पावर 1 बढ़ाना है तो वर्क डन इक्वल टू, देखिए तो 2 कांस्टेंट है बेचारा शरीफ आदमी, x का पावर कुछ नहीं मतलब कितना, पावर 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, और उसी से क्या करना है, कहां से कहां तक। बात समझ में आया कि नहीं, -3 है बाहर कर लो सीधे, ठीक नहीं, प्लस माइनस ऐसे भी क्या हो जाएगा -3 है, 3 को 3 रहने दो, y स्क्वायर का पावर 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, और उसी से क्या करोगे, लिमिट कहां से कहां तक है, प्लस 2z है, तो 2z का पावर कितना 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, और उसी से क्या करना है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से
जरा सा ध्यान से देखिएगा कि आपका 2 से 2, 3 से 3 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा कितना, वर्क डन इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक प्लस वाई क्यूब 0 से लेके और प्लस जेड स्क्वायर 0 से लेकर के कहां तक, और यहां पे प्लस नहीं था, ये कितना था, माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट का मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट पुट करो, मतलब कितना, माइनस का साइन है यहां, माइनस का साइन आ जाओ। अपर लिमिट का मतलब कितना, 2 का क्यूब और माइनस लोअर लिमिट का मतलब कितना, प्लस जेड स्क्वायर है अपर लिमिट का मतलब, और लोअर लिमिट का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर कितना और प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9 1 10 और 10 में से 8 किया, कितना बच गया, 2 जूल। बन गया सवाल। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग घर से बना करके आएंगे। मैं 2-3 सवाल देता हूं और आपको घर से बना करके लाना है। ठीक है, 2-3 सवाल मैं देता हूं, आपको घर से बना करके लाना है। मैं शॉर्टकट में सवाल लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, एफ इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, x1 इक्वल टू 2 x2 इक्वल टू 5। तुमसे पूछ रहा है क्या कि वर्क डन कितना होगा। क्या समझ में आ रहा है? फोर्स इतने का लगा, बॉडी को कहां से कहां तक डिस्प्लेस किया, इतना से, क्या निकालना है, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर सवाल है, f इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 2z। देखो आई कैप और जे कैप नहीं भी लिखा हुआ रहे तो ये बात समझ जाना, ये एफ वाई है और ये क्या है, एफ जेड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर नहीं भी लिखा रहे तो भी ये बात समझ जाना है, लेकिन मैं अभी क्या कर दे रहा हूं, आपको लिख दे रहा हूं माइनस 2z के कैप। डिस्प्लेस कहां से कहां तक किया है, तो डिस्प्लेस किया है 0 1 2 से लेकर के 3 4 5 तक। कहोगे कि x तो है ही नहीं, तो x वाले से अपन को कोई मतलब भी नहीं है, तो x में फोर्स नहीं लगेगा, तो यह भी ध्यान रहे कि x में डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? क्या निकालना है आपको, वर्क डन। तीसरा सवाल है आपके पास क्या कि f इक्वल टू दिया हुआ है 4x क्यूब आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप माइनस 5z4 के कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 3 to 1 से लेकर के -4 to 3 तक। ठीक है, निकल जाएगा आपसे वर्क डन। अगला सवाल है, चौथा सवाल आपके लिए, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3y क्यूब जे कैप प्लस 2z के कैप, और इसको डिस्प्लेसमेंट किया कहां से कहां तक, तो 1 2 3 से लेकर के और 4 5 6 तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको हर एक केस में क्या निकालना है, डिस्प्लेस वर्क डन। और वर्क डन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखो, जिसमें x है, तो अगर तुमको wx निकालना हो, वर्क डन इन x डायरेक्शन, तो क्या फॉर्मूला है, x1 से x2 तक fx कितना, dx। अगर तुमको वर्क डन इन y डायरेक्शन निकालना हो तो इंटीग्रेशन y1 से y2 तक fy और साथ में कितना, अगर आपको वर्क डन इन z डायरेक्शन निकालना तो इंटीग्रेशन z1 से z2 तक fz और साथ में कितना, dz। और अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो वो न है wx प्लस wy और प्लस कितना w। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल लें, यहाँ केवल x है, यहाँ y और z है, यहाँ x y z तीनों है, निकाल लें और सबको क्या करें, ऐड कर दें। अब नहीं कुछ समझ में आए तो यहां से आ जाए। समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है, सेम ही चीज है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है तो आज मैंने आपको पढ़ाया क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जो हम लोग बात करेंगे अगले दिन जो हम लोग बात करेंगे इस पर हम लोग, ये तो आप लोग सिंपल सवाल बना के आएंगे, कुछ एप्लीकेबल जो क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेबल क्वेश्चन मैं इस पर आपको करवाऊंगा अगले दिन। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगले दिन, और फिर इसके बाद मैं तुम्हें कभी
बताया था, मैं तुम्हें कभी बताया था क्या कि भाई साहब दुनिया में 2 रिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हें कभी नहीं कहेंगे क्या कि तुम काम करते हो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा रिश्ता? एक सास बहू का रिश्ता, सास अपने बहू को कभी नहीं कह सकते कि काम के हो। और दूसरा किसका रिश्ता? वाइफ हस्बैंड का रिश्ता। वाइफ अपने हस्बैंड को कभी नहीं कह सकती है कि काम के हो। तो भविष्य में अगर मान लो तुम्हारी बीवी थोड़ी पढ़ी लिखी मिल गई और तुमको बार बार टोन मारे क्या कि एकदम निकम्मा हो, तुम बेचारा सुबह से शाम तक काम करते करते परेशान हो और शाम में घर आओ, तुम्हारी बीवी क्या बोली कि एकदम निकम्मा हो, तुम झुंझला के पूछोगे कैसे हमको निकम्मा बोल रही हो, तो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है। तो प्रूफ करेगी कैसे? तो प्रूफ करेगी कैसे? सुबह घर से गए थे तो हाँ गए थे, शाम को घर आए तो हाँ आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो वर्क डन कितना हो गया, निकम्मा हो गए कि नहीं? तो उसके अगले दिन में तुमको बताना हो कि इस घटना से अगर बीवी आपकी निकम्मा कहे तो इस घटना से बचना कैसे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बचना कैसे है, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन